नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री और क्लास 12 की केमिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है उपसंयोजन यौगिक। चैप्टर नंबर 8 है। दोस्तों बता दें कि इसमें से कुल 6 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। दोस्तों बता दें कि इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि किसी भी उपसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु जो आयन होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या आप कैसे निकालेंगे, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। दोस्तों बता दें कि इसके बाद एक और संख्या आपसे पूछी जाती है जो होती है उपसंयोजन संख्या। उसके बाद एक और संख्या पूछी जाती है आपसे कि प्रभावी परमाणु संख्या क्या होती है। देखिए 3 चीज आपसे पूछा जाता है। पहला हो गया ऑक्सीकरण संख्या, दूसरा हो गया आपसे पूछा जाएगा जो उपसंयोजन संख्या, ठीक है। और उसके बाद एक और आपसे संख्या पूछी जाती है, उसका नाम है प्रभावी परमाणु संख्या। ये 3 संख्याएं आपसे पूछी जाती हैं। दोस्तों देखिए इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है ऑक्सीकरण संख्या, क्योंकि जब आप आईयूपीएससी नाम लिखते हैं ना, किसी भी उपसंयोजन यौगिक का जब आईयूपीएससी नाम लिखेंगे तब भी आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना ही पड़ेगा। मतलब कहने का यह है कि बिना आप ऑक्सीकरण संख्या के आईयूपीएससी नाम नहीं लिख सकते, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको चुंबकीय गुण निकालना है, किसी भी उपसंयोजन यौगिक का चुंबकीय गुण अगर पता करना है कि वह अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा, तो उसके लिए भी आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना जरूरी होगा। अगर देखिए, अगर आपसे पूछा जाए चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, किसी भी उपसंयोजन यौगिक का चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, ठीक है, तो उसको भी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, ऑक्सीकरण संख्या चाहिए। दोस्तों ओवरऑल अगर कहें तो पूरे चैप्टर में, पूरे उपसंयोजन यौगिक में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। अब देखिए इसी ऑक्सीकरण संख्या को हम लोग यहां पर निकालेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या को निकालेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए CrNH3 का होल थ्राइस, H2O का होल थ्राइस, फिर Cl3 है। इसमें देखिए आपको जो ये ब्रैकेट में पूरा दिखा है, यहां से लेके यहां तक जो दिख रहा है ना, इसके अंदर 2 लोग होते हैं, एक होता है मेटल, एक होता है लिगेंड। मेटल को कहते हैं केंद्रीय धातु आयन, वह डी ब्लॉक का तत्व होता है, और उसके बाद जो छोटे छोटे ब्रैकेट में लिखे रहते हैं वो लिगेंड होता है। जरूरी नहीं कि वो ब्रैकेट में लिखा हो, ब्रैकेट में नहीं लिखा तो भी वो लिगेंड रहेगा, लेकिन हमेशा आप किसको पहचानिए, पहले धातु को, केंद्रीय धातु आयन। केंद्रीय धातु आयन हमेशा अकेला होता है और वो डी ब्लॉक का तत्व होता है, ठीक है। जैसे देखिए इसमें Cr क्या है, वो डी ब्लॉक का तत्व है, वह अकेला है और वही क्या है, केंद्रीय धातु आयन है, ठीक है, जिसको सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। अब ये जो छोटे ब्रैकेट में जो है, ये सभी क्या है, लिगेंड होते हैं। दोस्तों लिगेंड क्या होता है, देखिए किसी भी उपसंयोजन यौगिक में 2 लोग होते हैं, एक होता है मेटल और दूसरा होता है लिगेंड। ये लिगेंड हमेशा अकेला भी हो सकता है, लेकिन बहुत रेयर चांस में अकेला रहता है। कभी ये 2 बार रहेगा, कभी ये 3 बार रहेगा, कभी ये 4 बार रहेगा, कभी 5 बार रहेगा, कभी छोटे ब्रैकेट में रहेगा, कभी कुछ रहेगा, ठीक है, इस तरह से। मतलब अगर हम कहना चाहें कि उपसंयोजन यौगिकों को कैसे दिखाते हैं, तो ML मान लीजिए 4 हो सकता है, ML4, ML2, ML भी हो सकता है, ठीक है, ML3 हो सकता है। यहाँ पे ये मेटल हो गया, यहाँ पे हमेशा डी ब्लॉक का एलिमेंट रहेगा, आप देखेंगे भी आगे। और यहाँ पे हमेशा लिगेंड होता है। लिगेंड क्या कहलाता है, लिगेंड को लिगेंड ही कहते हैं, लेकिन ये क्या करता है, यह हमेशा जो लिगेंड होता है ना, यहाँ पे कोई परमाणु या परमाणु समूह रहेगा जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म इस केंद्रीय धातु को देगा और दे करके इनके बीच में एक सहसंयोजक बंध बनाएगा। मतलब कोई भी लिगेंड हमेशा केंद्रीय धातु आयन को एक इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसहसंयोजक बंध बनाता है, और वही उपसहसंयोजक बंध लिगेंड को और मेटल को आपस में बांध देता है, उससे एक यौगिक बनता है। उसी यौगिक को कहते हैं उपसहसंयोजन यौगिक, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे इसमें ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, और किसकी, जो केंद्रीय धातु आयन होगा उसकी। तो केंद्रीय धातु आयन इसमें कौन है, Cr है। मतलब इस पूरे यौगिक में किसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, क्रोमियम की। किसकी, Cr की, क्रोमियम की। तो सबसे पहले माना क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, यक्स है, ठीक है। अब इसमें कितने लोग हैं, 1 2 3 4 लोग हैं कुल मिला के, ठीक है। ये आपको देखना है, Cr है, NH3 है 3 बार है, H2O 3 बार है और Cl 3 बार है। एक चीज और देखिए, इसमें कुल कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 हो गया, ये चीज देख लिया आप। दूसरा चीज ये देखिए कि पूरा यहां से लेके, मतलब ये जहां से स्टार्ट है और जहां पे खत्म है, पूरा यहां से लेके यहां तक देखिए, इसके ऊपर कितना धन आवेश, ऋण आवेश या कुछ दिख रहा है। एक भी धन आवेश, ऋण आवेश आपको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि मुझे तो नहीं दिख रहा है, लेकिन यहां पर अगर कुछ दिखेगा ना तो लिख लेंगे। जैसे +2 दिख रहा है, +3 दिख रहा है। जैसे देखिए यहां पे आपको कितना दिख रहा है, 2+ दिख रहा है।
इस तरह से यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं मतलब जीरो होता है। और उस जीरो को कहाँ लिखना है मैं बताता हूं अभी। सबसे पहले आपको देखिए CR दिख रहा है ना, यहां पे लिखिए बराबर करके CR की ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। एक CR कितनी बार है, एक बार है, तो एक CR की ऑक्सीकरण संख्या, फिर प्लस करिए, प्लस एक CR की ऑक्सीकरण संख्या हो गया प्लस। अब ये 3 बार है, कौन है, NH3 है, तो लिखेंगे 3 गुणे NH3 की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है, ये भी हो गया। अब देखिए प्लस ये H2O कितनी बार है, 3 बार है, तो लिखेंगे 3 बार H2O, मतलब 3 गुणे H2O की ऑक्सीकरण संख्या, मान लीजिए पूरा लिख दिया मैं, प्लस अब ये देखिए 3 गुणे Cl, ये Cl 3 बार है, तो एक Cl की जितनी ऑक्सीकरण संख्या होगी उसमें 3 से गुणा कर लेंगे, ठीक है, मतलब 3 गुणे Cl की ऑक्सीकरण संख्या, मान लीजिए पूरा लिख लिया, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है तो बराबर करिए, ठीक है, बराबर हो गया, ठीक है, बराबर हो गया। अब देखिए बराबर के बाद कितना लिखना है, ये पूरा यहां से यहां तक देखिए, आपको कुछ प्लस माइनस में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहां देखिए दिख रहा है, लेकिन इसी तरह यहां पे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो बराबर जीरो लिखना है, क्या लिखना है, जीरो। यहां पे चलिए भाई जीरो कर देते हैं, हो गया। अब देखिए क्या करना है आपको, देखिए यहां पे CR की ऑक्सीकरण संख्या कितनी मान ली है आप, यक्स, CR की ऑक्सीकरण संख्या कितनी, यक्स है, कितनी बार CR है, एक बार, तो 1 गुणे यक्स, ठीक है। अगर 1 2 3 आपको मालूम रहेगा तो रखेंगे, नहीं मालूम है तो माना यक्स है तो यक्स रख दीजिए, हो गया, प्लस 3 गुणे NH3 की, आप याद रखिएगा NH3 की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, EN की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, H2O की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, CO कैपिटल अगर दोनों हैं तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, Cl की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, ठीक है, और Br की भी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, ठीक है। अब देखिए और NO2 की भी -1 होती है, ठीक है। चलिए इस तरह से आगे आएगा तो और देखेंगे। देखिए NH3 की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, 0 होगी, NH3 की ऑक्सीकरण संख्या के जगह पे, यहाँ के जगह पे 0 रख देंगे, और ये 3 बार है 3 से गुणा कर देंगे, हो गया, ये भी प्लस, ये वाला प्लस। अब 3 गुणे H2O की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 0, 3 गुणे 0, ये भी हो गया, प्लस Cl की ऑक्सीकरण संख्या देखिए -1, 3 से गुणा कर दीजिए, 3 गुणे Cl की ऑक्सीकरण संख्या -1, ये हो गया बराबर 0, ठीक है दोस्तों, आ रहा होगा, ठीक है। आगे देखिए ये क्या हो गया, यक्स एक कम यक्स, प्लस 3 का गुणा 0 में करेंगे कितना हो जाएगा, 0, यहाँ पर 3 का गुणा 0 में करेंगे कितना हो जाएगा, 0, यहाँ पर 3 का गुणा -1 में करेंगे तो -3 हो जाएगा, मतलब ये वाला प्लस और ये हो जाएगा आपका -3 बराबर 0। अब देखिए ये प्लस वाला ये है, ये -3 यहाँ आ गया, ठीक है, और ये जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा वैसे ही पतला वाला मोटके से भिड़ जाएगा, मतलब माइनस वाला प्लस वाले से भिड़ जाएगा और तुरंत ही पतला वाला जीत जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। अब देखिए ये इसका कोई मतलब नहीं है, यक्स और ये वाला -3 आ गया, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये 3 बराबर 0, और ये क्या होगा, ये पक्षांतर करेंगे, 3 उधर जाएगा, -3 क्या हो जाएगा, यक्स बराबर +3। यक्स क्या थी, यक्स में क्या थी, क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या, यानी यक्स मतलब CR की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, +3 आ गई, ठीक है दोस्तों। देखिए अब देखिए इसी +3 को आप आराम से निकाल सकते थे, वो कैसे, देखिए जरा सा एक समझ लीजिए, उसके बाद ये सब जुगाड़ से कराएंगे हम, ठीक है, आपको जुगाड़ भी बताएंगे, आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए आइए कैसे ये +3 यहीं पर डायरेक्ट आ जाएगा, वो देखिए, ये पूरा आप सबसे पहले देखिए, पूरे के ऊपर यहां से लेके यहां तक देखिए, पूरे के ऊपर आपको प्लस माइनस नहीं दिख रहा है, ठीक है, यही चीज आपको ध्यान में रखना, नहीं दिख रहा मतलब कितना होगा, 0 होगा। अब देखिए अब NH3 की ऑक्सीकरण संख्या 0, H2O की ऑक्सीकरण संख्या 0, एक Cl की ऑक्सीकरण संख्या, ये याद रहना चाहिए आपको या मालूम रहना चाहिए, मन में रखना है, एक Cl की -1, 3 Cl है तो -3 हो जाएगा, ठीक है। अब इस पूरे को जोड़िए, कितना आ रहा है, यहां से लेके यहां तक ऑक्सीकरण संख्या जोड़िए, ये -3 0 0 सब जोड़ दीजिए, तो -3 में 0 0 जोड़ेंगे तो -3 ही रहेगा, और उस -3 में कितना और जोड़ दें कि पूरा 0 हो जाए, इस -3 में कितना और जोड़ दें कि पूरा 0 हो जाए, मतलब यहां से लेके यहां तक पूरा ऑक्सीकरण संख्या कितना दिखे, 0, ठीक है। तब यहां पे आपको +3 ले आना पड़ेगा, मतलब ये जो +3, अब सबको जोड़िए, +3 0 0 -3 सबको जोड़िए, ये और ये सब जोड़िए, अब 0 आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। तो यही चीज आपको ध्यान में रखना है कि CR की उतनी ऑक्सीकरण संख्या होगी जितना जोड़ने पे पूरा क्या हो जाए, 0 हो जाए।
तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आइए हम लोग देखते हैं इसका, इसमें ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकलेगी। देखिए यहाँ पे SO4 है, लिखिएगा SO4 की ऑक्सीकरण संख्या होती है -2। ठीक है, देखिए यहां पर देखिए पूरा यहां से लेके यहां तक देखिए, इस पूरे के ऊपर ऑक्सीकरण संख्या कितनी दिख रही है, मतलब कितना धन आयन ऋण आयन दिख रहा है, कोई नहीं, मतलब 0। यानी आप जो भी इनकी ऑक्सीकरण संख्या होगी सबको जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 0। अब देखिए सबसे पहले पहचानिए इसमें केंद्रीय धातु आयन कौन है। तो मैं आपको बोला कि बड़े ब्रैकेट के अंदर रहता है केंद्रीय धातु आयन, बड़े ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर ये है और ये है। तो आप समझ जाइए जो अकेला है वही केंद्रीय धातु आयन होता है। ठीक है, यहाँ पे CO कोबाल्ट कहते हैं, और यह कोबाल्ट अकेले है। यह जो छोटे ब्रैकेट में होता है वो हमेशा लिगेंड होता है। ये लिगेंड कितनी बार है, 3 बार है। आइए सबकी ऑक्सीकरण संख्या देखते हैं कितना होती है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या एक सल्फेट की होती है -2, एक बार ये SO4 रहेगा तो -2 होगी। यहाँ पे SO4 कितनी बार है, 3 बार, कितना आ जाएगा, 3 दूना के -6। ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, -6। आ गया ये देखिए EN मतलब होता है एथेन 1,2 डाई एमीन, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है 0। तो यहाँ पर कुल मिला के यह EN की 0, यह EN 3 बार है तो तीनों बार की 0, और ये पूरा देखिए ये EN की 0 हो गई। ठीक, अब देखिए इनकी 0 हो गई तो अब इनकी कितनी बचेगी, ध्यान दीजिएगा जरा। और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रैकेट के बाद क्या है, 2 है। अब इसकी कितनी होगी, तो जरा सा आप समझिए कि इस पूरे की इसकी थी -6, इसकी थी 0, और इसकी कितनी होगी वो समझिए। इनको जोड़ दीजिए, कितना आया, -6 में 0 जोड़ेंगे तो -6 ही आएगा। और उस -6 में कितना जोड़ दें कि 0 हो जाए, तो -6 में +6 जोड़ना पड़ेगा। वही +6 किसकी होगी, CO की होगी। लेकिन एक चीज, बहुत बड़ी चीज है यहाँ पे, यह CO कितनी बार है, 2 बार है। इस ब्रैकेट को देखिए, यहाँ इसके अंदर CO है और ये है ब्रैकेट है, इसकी 0 हो गई तो इस पूरे की 6 होगी। लेकिन ये CO कितनी बार है, 2 बार है। 2 CO की 6 है, +6, तो एक CO के लिए यहां से ये कट जाएगा, एक CO की हो जाएगी +3। सिंपल सा चीज सोचिए ना कि अगर 2 कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या +6 है तो एक कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +3। यानी कि यहां पर जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, +3 आ गई। यहां पर कितनी आ गई थी, +3 Cr की। अब देखिए इसको देखिए जरा सा, यहां पर देखिएगा जरा, ये CN है, CN की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1। लिखते जाइएगा, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, आशा करते हैं आप ये सब चीजें स्कूल में पढ़े होंगे, और मैं एक रिवीजन के तौर पर ले रहा हूं क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम नजदीक आ गया है। और बोर्ड एग्जाम में जो चीजें पूछी जाती हैं, अगर वो आपका तैयार नहीं हो पा रहा तो मैं उन्हीं को तैयार कराने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए एक CN का होता है -1, तो 2 CN है तो -2 हो जाएगा, इसका +2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 0 और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, देखिए यहाँ पर सिल्वर की ऑक्सीकरण संख्या 0 और यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 होने की वजह से यहाँ पर भी 0 आ रहा है। और यहाँ पर देखिए -2 हो गया, और -2 की वजह से यहाँ पे Ag का 2+ आ रहा है। ठीक है, कुल मिला के यहाँ पर एक Ag है, एक Ag यहाँ पर है। Ag की ऑक्सीकरण संख्या 0 नहीं होती है, +1 होती है। ठीक है, तो एक Ag यहाँ, एक Ag यहाँ, तो दोनों Ag को देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर मतलब कुल मिला के यह Ag, यह Ag, 2 Ag हो गया, और यहाँ पर 2 बार माइनस हो गया, 2 CN की वजह से यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ CN पर आ गया 2 माइनस, यह Ag बचता है, तो इस Ag का दोनों का मिला के कितना होगा, +2 होगा। यानी 2 Ag है तो दोनों Ag का मिला के कितना होगा, +2 और 0 कितना होगा, 2 होगा। तो 2 Ag का +2 है तो एक Ag का कितना होगा, +1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, Ag का +1 ऑक्सीकरण संख्या। अब आइए इसमें देखिए, ये जो लिखे गए यहाँ पे ये बहुत ही छटे छटाए हैं, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और ये आपकी एनसीईआरटी की बुक से लिखे गए हैं। यानी जो आपको उप सहसंयोजक यौगिक आपके एनसीईआरटी की किताब में दिया हुआ है वही हम यहाँ पर लिखे हुए। क्यों? क्योंकि आपके एनसीईआरटी के सिलेबस से ही एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर केंद्रीय धातु आयन कौन है। सबसे पहले समझिए जरा सा, केंद्रीय धातु आयन कौन है, एल्यूमिनियम है। ठीक है, और वैसे भी मैं बताया कि जो अकेले रहता है वही रहेगा केंद्रीय धातु आयन। और अकेले कहाँ देखना है, इस ब्रैकेट के अंदर जो अकेला हो, ये बड़े ब्रैकेट के अंदर जो अकेला हो, यानी कि एल्यूमिनियम है। आइए एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ जो K है, आपको K भी मिल जाएगा, तो K की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अब देखिए ये जो C2O4 है, C2O4 की ऑक्सीकरण संख्या लिख लीजिएगा -2 होती है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा, अगर वो आपका तैयार रहेगा तभी आप यहाँ पर निकाल पाएंगे, चाहे वो आईपीएससी नाम हो, चाहे वो चुंबकीय आघूर्ण हो या आईपीएससी नाम हो, तभी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगी ऑक्सीकरण संख्या, एक C2O4 यानी ऑक्सलेट कहते हैं, इसका नाम ऑक्सलेट होता है, याद रखिएगा। इन सब का नाम भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए एक बार नाम देख लेते हैं। इसका नाम ऑक्सलेट होगा, इसका कार्बोनिल होगा, इसका नाम एक्वा होगा। कब? जब आईपीएससी नाम लिखने की बात आएगी तब।
इनका नाम होगा एथिलीन 1,2 डाइएमीन, इनका नाम होगा एमीन, इनका नाम होगा क्लोरो। मतलब जब लिखेंगे आईपीएससी नाम तो क्लोरो नहीं बोलेंगे, तब क्लोराइडो बोलेंगे। क्लोरो भी हालांकि सही है लेकिन क्लोराइडो बोलेंगे। ब्रोमाइडो या ब्रोमिडो, इनका नाइट्रो लिखेंगे, इनका सल्फेटो लिखेंगे, इनका साइनाइडो या साइनेटो लिखेंगे, और इनका तो पोटेशियम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो आगे आ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए C2O4, एक C2O4 का -2 होता है, ये 3 बार है, तो 3 बार का 2 में गुणा करेंगे, -2 में गुणा करेंगे, 3 का -2 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा -6, यानी पूरे C2O4 के 3 बार का क्या आ गया? -6। अब देखिए यहाँ पर एक पोटेशियम, के को ओरिजिनल नाम होता है कालियम, लेकिन पोटेशियम कहेंगे, एक पोटेशियम का +1 तो 3 पोटेशियम का +3, 1 2 3 लोग हैं। ठीक है, 1 2 3 लोग हैं, तीनों लोगों का मिला के कितना ऑक्सीकरण संख्या आना चाहिए यहाँ पे? मतलब पहले से प्लस माइनस कितना दिख रहा है? कुछ भी नहीं, तो 0 आना चाहिए। मतलब अगर इनका तीनों की ऑक्सीकरण संख्या आपस में जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 0। और 0 आने के लिए यहाँ पर कितना चाहिए? +3, यानी एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? +3 +3 +3 +6, और ये -6 कट के कितना आ जाएगा? 0, यानी इसमें एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई? +3। ठीक है, आगे आइए, देखिए इसमें CO की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। ठीक है, जब इनकी 0 तो निकल की भी 0 आ जाएगी। ठीक है, CO की ऑक्सीकरण संख्या 0, चाहे वो 5 बार हो चाहे 6 बार हो, तो CO की ऑक्सीकरण संख्या 0, तो यहाँ Fe की भी क्या आ जाएगी? 0। CO की ऑक्सीकरण संख्या 0, इसकी भी 0, यानी इसमें क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? 0 होगी। यहाँ पर Fe की कितनी होगी? 0 होगी। निकल की कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है, आगे ये इनका देखते हैं, इसमें कौन केंद्रीय धातु है? केंद्रीय धातु कौन है? Fe है, मतलब डी ब्लॉक का जो तत्व होगा वही होगा, और ब्रैकेट में जो अकेला रहता है, इस बड़े ब्रैकेट में जो अकेला रहता है वही क्या रहता है? केंद्रीय धातु आयन। बाकी का ये कौन रहेगा? लिगेंड। अब आइए यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, किसकी? Fe की। Fe का ओरिजिनल नाम होता है फेरम, और इसका उपनाम होता है आयरन। ठीक है, कहते हैं इसको आयरन, सॉरी। ये देखिए, एक CN का -1 6 CN का -6 हो जाएगा। उधर देखिए CN का -1 होता है, 6 बार CN है तो 6 बार 6 माइनस हो जाएगा। एक पोटेशियम का 1 प्लस बताया अभी, 4 बार है तो 4 प्लस हो जाएगा। अब 4 -4 -6 को जोड़ दीजिए, कितना आया? -2 आया। अब -2 में कितना जोड़ दें कि पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 0 आ जाए? तो +2, यानी इस Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई? +2। ठीक है, इधर साइड में लिखते जा रहे हैं हम। ठीक है, और कुछ नहीं लिखा हुआ, बस वही लिखा है। यहाँ पर देखिए H2O की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 0 है। अब देखिए ध्यान से, इनकी संख्या जब 0 हो गई तो अब यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है? 2+। अब जब इनकी 0 हो गई तो अब ब्रैकेट के बाहर जो लिखा है वही इस Mn की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। याद रखिएगा, क्योंकि यह थोड़ा सा अलग है। ठीक है, H2O की ऑक्सीकरण संख्या 0, यानी इनके साथ जो था उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0, तो अब इनसे इसके ब्रैकेट के बाहर जो लिखा हुआ है ना वही क्या हो जाएगी? इसकी ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, देखिए कैसे हो जाएगी, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ये देखिए, माना यक्स, Mn की ऑक्सीकरण संख्या माना यक्स है। ठीक है, प्लस H2O कै बार है? 6 बार है, तो लिखेंगे 6 गुणे H2O की ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, यक्स में 6 बार H2O है, H2O की ऑक्सीकरण संख्या जोड़ दिया, बराबर कितना आना चाहिए? +2। ये वाला +2 बराबर के बाद लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये वाला यक्स हो गया है, और ये 6 बार, ये H2O का होता है 0, लिखेंगे +6 अब गुणे H2O का होता है 0 बराबर +2। ये देखिएगा 6 बार 0 तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी यक्स +0 बराबर +2। ये 0 मतलब कुछ नहीं मतलब x बराबर +2, यही है रीजन। यानी Mn का ऑक्सीकरण संख्या कितना आ जाएगा? +2 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं +2। ठीक है, यहाँ पर देखिए जरा सा, ये क्वेश्चन मैं इसीलिए लिखा हूं क्योंकि आपके एनसीईआरटी की किताब में ही दिया हुआ है कि इसमें ये कोबाल्ट है और ये कार्बोनिल है, यानी कि यहाँ पे C भी कैपिटल है, O भी कैपिटल है, और इसकी ऑक्सीकरण संख्या अभी मैं बताया 0, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी 0। और आपके एनसीईआरटी किताब में यही पूछा है कि इसमें जो कोबाल्ट है केंद्रीय धातु आयन, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? देखिएगा ध्यान से, इसकी हो गई 0। यहाँ पर कितने लोग हैं? 1 2 3 लोग हैं, और तीनों लोगों के ब्रैकेट के बाहर कुछ दिख रहा है प्लस माइनस? नहीं दिख रहा, मतलब 0 आना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे हो गया 0, कार्बोनिल की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। ये के का क्या होता है बताया ना, यहाँ पे बताया, यहाँ बताया 1 के का 1 प्लस होता है, तो 1 के यहाँ पे है तो +1 हो जाएगा। अब +1 0 को जोड़ दीजिए, कितना आया? +1 आया। अब उस +1 में कितना जोड़ दें कि 0 हो जाए ओवरऑल? मतलब इस प्लस में अगर -1 जोड़ दें, -1 जोड़ दें तो +1 -1 क्या हो जाएगा? 0। और 0 क्यों आना चाहिए? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे यौगिक पे एक भी धनावेश ऋणावेश नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इसमें CO की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई? -1 आ गई। कितनी आ गई? -1। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये चीज बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया भी होगा। दोस्तों बता दें कि जब आपकी ऑक्सीकरण संख्या निकल गई ना, तो अब आप चाहे
IUPAC नाम पूछे वो भी लिख सकते हैं, चाहे आपसे चुंबकीय गुण पूछे वो भी लिख सकते हैं, चाहे वो चुंबकीय आघूर्ण पूछे वो भी लिख सकते हैं। देखिए हम बता दें कि चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं, बराबर होता है n+2 अंडर रूट में, ठीक है। mm मतलब मैग्नेटिक मोमेंट बराबर होता है अंडर रूट n+2, यानी n क्या है, n बराबर क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है दोस्तों। बता दें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है। जैसे देखिए यहाँ पर Ag के ऊपर +1 आ रहा था ना, ठीक है, छोड़ दीजिए। CO के ऊपर क्या आ रहा था, +3 आ रहा था। CO का कोबाल्ट का होता है परमाणु क्रमांक 27, और जब 27 होता है तो इसके लास्ट में आता है 4s2 3d7 आता है, ठीक है। अगर इसके ऊपर 3+ आ गया, सपोज करिए अगर 3+ आ गया इसके ऊपर, तो इसका लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाता है, 4s0 और 3d6 हो जाता है दोस्तों। यानी D कक्षक में कुल 10 इलेक्ट्रॉन जाता है, और जब 10 इलेक्ट्रॉन जाएगा और उसको हुंड के नियम से भरेंगे तो हुंड के नियम से क्या हो जाएगा, 5 कक्षक होता है, और यहाँ पे 6 था, यानी यहाँ पे 0 और यहाँ पे लास्ट में 7 आता था, लेकिन जब CO के ऊपर 3+ आया तो यहाँ पे 6 हो गया। अब इन 6 को जब हम भरेंगे हुंड के नियम से तो 1 2 तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, छठवां इलेक्ट्रॉन, यानी 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बच गया अकेला। यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना रखेंगे, 4। यहाँ पे रखेंगे n का मान 4 और ब्रैकेट में 4 + 2 = 6, 6 चौका 24, अंडर रूट 24 आएगा। अंडर रूट 24 जो आएगा वो क्या रहेगा, इनके चुंबकीय आघूर्ण का मान रहेगा, ठीक है। IUPAC नाम लिखना सीखना चाहते हैं तो बता दें कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में इसके पहले वाली भी वीडियो गई हुई है, जिसमें आपको IUPAC नाम लिखने का तरीका बताया गया है, ठीक है। इसके पहले और भी छोटी छोटी वीडियो भी गई हुई हैं, जिसमें उपसंयोजन संख्या कैसे निकालते हैं ये बताया गया है, ठीक है। और उसके पहले भी एक वीडियो और भी गई है, जिसमें आपको बताया गया है कि प्रभावी परमाणु संख्या या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, यानी कि शॉर्टकट में कहते हैं EAN, वो कैसे निकाला जाता है उसमें बताया गया है, ठीक है। तो आप उन वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो एक बार प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। और प्लेलिस्ट में अगर इसके पहले की वीडियो देखना हो तो प्लेलिस्ट को एक बार चेक करिए, प्लेलिस्ट में जाइए और ऐसी वीडियो खोज के देखिए, ठीक है। इसकी प्लेलिस्ट को देखिएगा, सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं फिर इसी तरह के कंटेंट के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, बेस्ट मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।